नमस्कार प्यारे साथियों। एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियो के साथ हम बात करने वाले हैं हिंदी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अब तक हमारे जो 14 जो टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो हमारा जो मॉक टेस्ट है वो है 15वां मॉक टेस्ट। नियमित रूप से इस चैनल पर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ रहे हैं, तो आप चैनल पर बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखो आज की सीरीज का पहला प्रश्न, रचना शिक्षण उपागम के कितने भेद हैं। हमसे पूछा रचना शिक्षण है, इसके कितने भेद माने। तो 2, 3, 5 या फिर 4। तो साथियों, रचना शिक्षण उपागम के दो भेद माने। कितने? दो। कौन कौन से? तो देखो, एक माना होता है मौखिक और एक होता है अपना लिखित। इस प्रकार रचना शिक्षण के दो भेद होते हैं, मौखिक और लिखित। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है। देखो, अभी जब भी हर कोई एग्जाम होता है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसकी उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है ये बताओ। तो रटाई से मुक्ति, विद्यार्थियों का हित, या पाठ्यक्रम व्याप्ति, या फिर निष्पक्ष मूल्यांकन। तो साथियों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसकी खास अहमियत क्या होती है, इसमें निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। जिसका उत्तर क्या होता है? एक ही होता है। तो निष्पक्ष मूल्यांकन यहाँ पर सही माना जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 3, प्रोजेक्ट कौन सी सहायक सामग्री है। एक प्रश्न रिट में हर बार सहायक सामग्री से रिलेटेड होता है, पूछा जाता है। तो देखो, प्रोजेक्ट है वो किस सहायक सामग्री के अंतर्गत इसको शामिल करते हैं। दृश्य सर्वे, या फिर सर्वे, या फिर दृश्य, या फिर सभी। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दृश्य। प्रोजेक्ट है ये सिर्फ दृश्य है, इसमें हम देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, तो ये दृश्य साधन माना जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दृश्य। अब देखो प्रश्न नंबर 4, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है। हमसे पूछा है जो उच्च प्राथमिक स्तर है उस पर व्याकरण शिक्षण की, कि भाई जो उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को व्याकरण की शिक्षा दी जाती है उसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी मानी है। निगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि, सूत्र विधि, या फिर आगमन विधि। तो साथियों, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए आगमन विधि सबसे उत्तम मानी है। आगमन में देखो, उदाहरण से हम नियम की ओर चलते हैं, कि सबसे पहले हम उदाहरण बताए जाते हैं, उदाहरण के अकॉर्डिंग उस पर नियम बनाए जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर आगमन विधि करेक्ट आंसर होगा। अब देखो प्रश्न नंबर 5, भाषा की पाठ्य भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। हमसे ये पूछा है कि जो भाषा की पाठ्य पुस्तक में उसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष किसको माना है। आकर्षक चित्तर, या फिर पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, या अभ्यासों की बहुलता, या फिर कागजों की गुणवत्ता। तो साथियों, कागजों की गुणवत्ता से कोई मतलब नहीं है। अभ्यास मतलब अभ्यास कितने भी, उससे कोई मतलब नहीं है। पर जो चीज़ है वो बिल्कुल सटीक अच्छी होनी चाहिए, जो हमारे उद्देश्य को पूरा करती है। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। जो भी पाठ आ रहे हैं वो हमारे उद्देश्य को पूरा करते हो, तो ऐसा महत्वपूर्ण पक्ष होना चाहिए। अब देखो प्रश्न नंबर 6, शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों का व्यवहारिक रूप से आलेख ही पाठ योजना है। यह कथन किसका है। तो साथियों, हमसे पूछा है, एक परिभाषा दी है, किसने दी है पूछा हमसे। देखो, शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों का व्यवहारिक रूप से आलेख ही पाठ योजना है, कि सभी पक्षों का हम व्यवहार में रखकर एक पाठ योजना तैयार करते हैं। ऐसा किसने कहा था? अरस्तु, बॉशिंग, या फिर बाइनिंग, या फिर डेविज। तो साथियों, सभी पक्षों को व्यवहार के रूप में आलेख की पाठ योजना, ऐसा किसने कहा था? डेविज ने कहा था। किसने कहा था? डेविज ने। अब देखो प्रश्न नंबर 7, भाषा अर्जित करने में समाज में भाषा के प्रयोग पर किसने सबसे अधिक बल दिया। कि जैसे हम बच्चे को भाषा अर्जित करनी है, तो समाज में भाषा में जितना प्रयोग, समाज में रहकर हम भाषा का जितना प्रयोग करते हैं, इस पर सबसे ज़्यादा अधिक बल किसने दिया था? हर्बर्ट, महात्मा गांधी, वाइगोत्स्की, या फिर डाल्टन। तो साथ ही ये प्रश्न साइकोलॉजी से संबंधित भी है, हिंदी में पूछा जा सकता है ये प्रश्न, मतलब भाषा पर आधारित है, कि समाज में रहकर जो भाषा प्रयोग करते हैं। ऐसा किसने कहा था?
वाइगोत्स्की, किसने कहा था साथियों? वाइगोत्स्की ने। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखो प्रश्न नंबर 8, वाचन की कौन सी विधि है जिसमें शब्द लिखा कुछ और जाता है और पढ़ा कुछ और जाता है? तो बताओ, ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि विधि, साहचर्य विधि, देखो और कहो विधि। तो साथियों प्रश्न को समझो कि वाचन की कौन सी विधि है जिसमें शब्द लिखा कुछ और जाता है और पढ़ा कुछ और जाता है? तो साथियों ऐसा होता है अनुध्वनि में, अध्यापक बोलते हैं और बच्चे साथ साथ में लिखते हैं, जिसमें कि देखो कई बार कुछ लिखा जाता है इस प्रकार। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? अनुध्वनि। अब देखो प्रश्न नंबर 9, सहस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। हमसे पूछा प्रश्न नंबर 9 में, सहस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना, या फिर बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, या बोल बोल कर पढ़ना, या फिर द्रुत गति से वाचन करना। तो साथियों सहस्वर वाचन मतलब सहस्वर वाचन कौन सा होता है? जिसमें हम एक साथ सभी बोलते हैं, लय के साथ बोलते हैं, जिसमें मतलब, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, यह सहस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि सभी एक साथ सहस्वर के साथ वाचन करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। अब देखो प्रश्न नंबर 10, संकोची प्रवृत्ति बालकों के लिए कौन सा वाचन सर्वाधिक उपयोगी है? प्रश्न को समझो। संकोची प्रवृत्ति मतलब जो बच्चे बोलने में झिझक रखते हैं, जो एक खड़े होकर अकेले बोल नहीं सकते, तो उनके वाचन के लिए सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी मानी है? तो गहन वाचन, या फिर आदर्श वाचन, या फिर सामूहिक वाचन, या फिर व्यक्तिगत वाचन। तो साथियों ऐसे बालक है वो सामूहिक वाचन में बोल सकते हैं, तो मतलब सभी बच्चों के साथ में उनको बुला सकते हैं, उनकी झिझक को समाप्त कर सकते हैं, इसके लिए सामूहिक वाचन करवाया जाता है। अब देखो व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न आ गए हैं। तो देखो पहला प्रश्न क्या है व्याकरण का? सांप का पर्यायवाची नहीं है। हमसे ये पूछा कि सांप का पर्यायवाची नहीं, वो बताना है। देखो अहि भुजंग, या फिर नग विषधर, या फिर फणी उरग, या फिर पनग या सरीसृप। तो साथियों अहि भुजंग ये सृप के हैं, फणी उरग ये भी सृप के हैं, पनग और सरीसृप ये भी सृप के पर्यायवाची हैं। पर देखो नग पहाड़ को बोलते हैं, तो यहाँ पर देखने को अपने को मिला है, तो ये पर्यायवाची सांप के नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? नग और विषधर। अब देखो प्रश्न नंबर 12 का, न्याय न्याय शब्द में कौन सी संधि है? हमसे पूछा न्याय शब्द में संधि बतानी है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग, या फिर सभी। तो साथियों क्या बनेगा? नी धन आय बनेगा। इसका क्या बनेगा? नी धन आय, मतलब ई धन ए मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं। तो यहाँ पर कौन संधि होगी साथियों? स्वर संधि होगी। और स्वर में कौन सी संधि होगी? यण संधि। ई और ए टूटकर क्या बनाते हैं? ये में जाते हैं, जुड़कर ई धन ये क्या बनेगा? इसका ये बनेगा। तो क्या होगा? स्वर संधि। तो न्याय में कौन संधि होगी? स्वर संधि। स्वर में भी यण संधि का भेद है ये। अब देखो प्रश्न नंबर 13 का, कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? हमसे 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक में उपसर्ग नहीं, वो बताना है। तो अन्याय, या फिर अपमान, या फिर एबल, या फिर थानेदार। साथियों देखो अन्याय में ए धन न्याय, इसमें ए उपसर्ग है। अपमान में अप उपसर्ग है। एबल में ए उपसर्ग है, पर थानेदार में कोई उपसर्ग नहीं है। अब देखो प्रश्न नंबर 13 का, मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले और हंसता हुआ घर जा पहुंचा, वाक्य कौन से वाक्य का है? हमसे यहाँ पर वाक्य पूछा कि ये कौन से वाक्य का भेद है। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले और हंसता हुआ घर जा पहुंचा, तो साथियों कौन सा होगा इसमें? देखो थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो सरल वाक्य, या फिर संयुक्त वाक्य, या फिर मिश्र वाक्य, या फिर सभी। तो साथियों देखो
ये होगा सर करेक्ट आंसर संयुक्त वाक्य। ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। देखो यहाँ पर और से ये ऐड हुआ है, और संयुक्त वाक्य क्या होता है कि एक जो वाक्य है प्रधान वाक्य है, उस प्रधान वाक्य का प्रभाव उसके उपवाक्य पर पड़ता है। तो देखो मैंने आंसू पोंछ डाले और हंसता हुआ घर जा पहुंचा, तो यहाँ पर ये प्रधान वाक्य है और इसका प्रभाव जाकर अगले पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा होगा? संयुक्त वाक्य। अब देखो प्रश्न नंबर 15 का, पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? हमसे ये पूछा पुल्लिंग शब्द नहीं वो बताना है। डंडा, या फिर न्याय, या शिकायत, या फिर अपमान। तो साथियों पुल्लिंग शब्द में देखो रहा है, इस प्रकार से कोई शब्द बनता है, इसको वाक्य में लेकर हम पढ़ते हैं। देखो डंडा, ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अन्याय, कि उसके साथ बहुत अन्याय हुआ, तो मतलब पुल्लिंग होगा। पर देखो शिकायत, मैंने उसकी शिकायत की, तो ई की मात्रा वहाँ पर स्त्रीलिंग मानते हम। और मैंने उसका अपमान, उसने उसका अपमान किया, पर यहाँ पे देखो ये पुल्लिंग में है, पर शिकायत ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? स्त्रीलिंग है, कि उसने उसकी शिकायत की, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही माना जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 16 का, यदि मुझे न्याय का बल मिलता तो मुझे खुशी होती, वाक्य में कौन सा काल है? यहाँ पे मैं काल का प्रश्न पूछा है। देखो क्या होगा? सामान्य वर्तमान काल, या फिर हेतु हेतु मद भविष्यत काल, या फिर हेतु हेतु मद भूतकाल, या फिर संदिग्ध भविष्यत काल। तो साथियों देखो सबसे पहले समझो ये वाक्य किस में? वर्तमान काल में, या भूतकाल में, या फिर भविष्य काल में। तो देखो यदि मुझे न्याय का बल मिलता तो मुझे खुशी होती, तो मतलब ये वर्तमान काल में तो नहीं है, नहीं भविष्य में है, और ये तो क्या भूतकाल में है। सब किस में है? भूतकाल में। तो ये रहा हमारा भूतकाल। फिर देखो हेतु हेतु मद का अर्थ क्या होता है कि एक वाक्य पर अगले पे बल देके के बोला जाता है। देखो यदि मुझे न्याय का बल मिलता तो मुझे खुशी होती, तो मतलब अधिकार जमाने की स्थिति प्रकट होती है, मतलब उस पर बल दिया जाता है, मतलब जोर दिया जाता है आगे वाले वाक्य पे, और साथ में ये तो से ऐड होता है। तो देखो क्या होगा इसका राइट आंसर? हेतु हेतु मद भूति काल। तो 16 में राइट आंसर क्या होगा? तीसरा माना जाएगा, हेतु हेतु मद भूतकाल। भूतकाल में है और दूसरे पे बल लग रहा है, और तो से ऐड हुआ है ये। अब देखो प्रश्न नंबर 17 का, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? झूठे आश्वासन देना, विवर्त की आशा दिखाना, झूठा लालच देना, यह सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो सब्ज बाग दिखाना मतलब कोरे सपने दिखाना, सीधी सी बात ये है। तो क्या होगा राइट आंसर? झूठे आश्वासन देना, बिल्कुल ये भी सत्य है। विवर्त की आशा दिखाना, ये भी बिल्कुल सत्य है। झूठा लालच देना, कोई काम करना नहीं, सिर्फ एक लालच में रखना, तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही माने जाएंगे, तो यह सभी यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? हमसे पूछा है अशुद्ध शब्द। तो देखो दायित्व, या फिर पूजनीय, या फिर वाल्मीकि, या फिर पक्षीगण। तो साथियों दायित्व बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है, एक सही है। पूजनीय भी होता है, ना कि पूज्यनीय। पूजनीय बिल्कुल सही है। वाल्मीकि में देखो मी पर मात्रा बड़ी आती है और की पर क्या आती है? छोटी आती है, तो वाल्मीकि ये भी सही है। कई बार क्या होता है वाल्मीकि भी मैं पर मात्रा छोटी लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं होता साथियों। तो दायित्व भी बिल्कुल सही है। पूज्यनीय, पूजनीय होता, पूज्यनीय नहीं होता। वाल्मीकि में मी की मात्रा बड़ी, की छोटी, ये भी सही है। पर देखो पक्षी गण, ये क्या यहाँ पर अशुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध क्या होगा? पक्षी, अगर गण लगते किसी समूह का बोध कराए तो सिर्फ मात्रा क्या हो जाती है साथियों? छोटी हो जाती है। पक्षी गण होगा इसका, ये शुद्ध शब्द होगा पक्षी गण, ये होगा यहाँ पर। ये क्या गलत है यहाँ पर? अब देखो प्रश्न नंबर 19 का, जो कम खर्च करता है उसको वाक्यांश में एक शब्द में क्या कहते हैं? अपव्ययी, कंजूस, मितव्ययी, या फिर सभी। तो साथियों जो कम खर्च करता है उसको हम क्या कहते हैं? बताओ क्या होगा? मितव्ययी। क्या कहेंगे? मितव्ययी। अब देखो आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न,
एक से अधिक उपवाक्य को कौन से चिन्ह से जोड़ा जाता है? तो साथियों बहुत सारे वाक्य होते हैं, उनको जोड़ने के लिए जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है? विराम चिन्ह, या फिर अल्प विराम, या फिर पूर्ण विराम, या फिर सभी। तो साथियों एक से अधिक उपवाक्यों को जोड़ने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। जैसे राम, इस तरह ये अल्प विराम होता है ना, कॉमा लगाते हैं इस प्रकार। ये वाक्य में राम, श्याम और इस प्रकार कॉमा लगा के चलते हैं, तो ये क्या होता है? अल्प विराम का चिन्ह ये होता है इस प्रकार। तो एक से अधिक उपवाक्यों को अल्प विराम चिन्ह के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो साथियों इस प्रकार आज की सीरीज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको चैनल पर नियमित रूप से मिलते रहेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथियों जिस प्रश्न में कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और आपके 20 में से नियमित रूप से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं वो भी ज़रूर बताइए। धन्यवाद।